नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और थोड़ी ही देर में मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करेंगे। 4.25 लाख करोड़ का बजट लगभग है और इसको वित्त मंत्री पेश करेंगे, सदन पटल पर रखेंगे। बजट में किसान, महिला, युवाओं का ध्यान रखा गया है। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया है पत्रकार वार्ता में। उन्होंने कहा कि पहले से चली आ रही कोई योजना बंद नहीं होगी। तो लगभग अनुमान यह है कि 3,65,000 करोड़ का जो बजट है मध्य प्रदेश सरकार आज पेश करने वाली है। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इसी के साथ वित्त मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं जगदीश देवड़ा, वो आज सदन पटल में ये बजट रखेंगे, ये बजट पेश करेंगे और लाडली बहनों, युवाओं, व्यापारी, प्रत्येक वर्ग को लाभ दिया जाएगा। बजट जो वित्त मंत्री, ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन क्या युवाओं को नौकरी मिल रही है? ये क्या बजट में आप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे? क्या इंदौर भोपाल की मेट्रो इतने सालों से बंद पड़ी है, काम विकास नहीं हो पा रहा, तो उनको सौगात कब मिलेगी? क्या ये बजट में आपने प्रोविजन रखा? क्या किसानों को 2700 रुपये क्विंटल का गेहूं आप खरीदने के आपकी घोषणा पत्र में था, क्या आपने उस पर प्रोविजन रखा? क्या लाडली बहनाओं को, सभी लाडली बहनाओं को पैसा मिलेगा 3,000 का, ये इसमें प्रोविजन है? तो ये जुमलेबाजी है, घोषणाएं और कुछ है। भ्रष्टाचार की योजनाओं में पैसा डालना चाहते हैं जिसके अंदर ये लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। तो अब जब बजट आएगा इस पे बात होगी और निश्चित तौर से सरकार को कहेंगे कि सरकार जवाबदेही हो, युवाओं के, प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले, किसानों को संपन्न करें, महिलाओं को संपन्न करें, बुजुर्ग महिलाओं को जो पेंशन नहीं मिलती उनको पेंशन मिले, सड़कें बने, बिजली की समस्याएं, आज बिजली की इतनी समस्याएं, 24 घंटे की बिजली की बात इन्होंने करी। एक महत्वपूर्ण सवाल ले लेते। 24 घंटे बिजली कहाँ मिलती है, बताएं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण कल सरकार देती है और इसमें कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, जीएसडीपी बढ़ गई, सब कुछ बेहतर है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। आपने किस नजरिए से देखा? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण, जब महंगाई बढ़ती है तो तनख्वाहें बढ़ती है, तो स्वाभाविक बात है। तो आय दुगनी होना और तो महंगाई कम होगी क्या? भाई तनख्वाहें बढ़ गई तो महंगाई कम हुई, महंगाई दुगनी हो गई। तो सरकार महंगाई दुगनी क्यों कर रही है? क्यों आप पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं करना चाहते हो? इनके आज यूपी में चले आओ, रेट कम है पेट्रोल डीजल के, आज यहाँ पे क्यों? तो आप हर 1 लीटर में 30 से 35% पैसा ले रहे हो, रुपए ले रहे हो, तो आज जनता पे बोझ है। करो डीजल पेट्रोल सस्ता, क्यों नहीं करना चाहते? आर्थिक सर्वेक्षण जो है सिर्फ नाम के लिए अच्छा है, महंगाई को कम होगी तो अपने आप उसको, हर व्यक्ति को उसकी तनख्वाह का फायदा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ नाम के लिए अच्छा है, इसके साथ ही बजट पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है, कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे थे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सरकार पर हमला बोलते नजर आए। कई तरह के सवाल उन्होंने किए हैं कि क्या किसान वर्ग पर ध्यान दिया गया है इस बजट में, क्योंकि बीते साल जिस तरह से पर्यावरण के चलते किसानों को नुकसान हुआ, क्या उस बात पर इस बजट में ध्यान दिया गया है? तमाम तरह के सवाल किए। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर भी उन्होंने सवाल किए हैं। हालांकि थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगा कि बजट में किसके लिए क्या प्रावधान रखा है। कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है। और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है, लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। अच्छा, कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया।
जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही सर्वस्पर्शी बजट जो वित्त मंत्री, ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन क्या युवाओं को नौकरी मिल रही है? ये क्या बजट में आप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे? क्या इंदौर भोपाल की मेट्रो इतने सालों से बंद पड़ी है, काम विकास नहीं हो पा रहा, तो उनको सौगात कब मिलेगी? क्या ये बजट में आपने प्रोविजन रखा? क्या किसानों को 2700 रुपये कुंटल का गेहूं आप खरीदने के आपकी घोषणा पत्र में था, क्या आपने उस पर ये सीधी तस्वीरें आपको सदन की दिखा रहे हैं जहां पर कार्यवाही शुरू हो गई है और ये तस्वीर आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सदन में सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर सदन की कार्यवाही को संबोधित करते हुए और तमाम लोगों को समझाते हुए, क्योंकि थोड़ी देर में बजट पेश होना है। जगदीश देवड़ा थोड़ी देर में सदन पटल पर अपना बजट रखेंगे, अपना बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे। आप मुझे मिल भी सकते हो, बाकी समय की बात करेंगे। गलत जानकारी दी गई, सदन को गुमराह किया गया। उमंग जी, कम से कम नियम और प्रक्रिया देखेंगे कि नहीं आप? गलत जानकारी दी गई, विशेषाधिकार की जानकारी आपको हमने दे दी लिखित में। आपको अध्यक्ष महोदय गलत जानकारी, सदन की अवमानना है, सदन की अवमानना है। आपके बीजेपी सरकार में हुई अध्यक्ष महोदय, ये गलत जानकारी दे रहे। अध्यक्ष महोदय को उस समय आपने एक सत्र के लिए कर दिया, गलत जानकारी के लिए 7 महीने लंबित कर दिया था। अध्यक्ष महोदय कैसा लिया? ये बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय आपकी सज्जता का नाम है अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। ये कांग्रेस के लोग बौखला रहे। अध्यक्ष महोदय कृपा करके बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, कृपा करके सब बैठ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ किस किस के टैटू बने मुझे मालूम है। एक मिनट, कृपा करके सभी लोग बैठ जाए। कहाँ किस किस के टैटू बने हैं? विश्वास जी, कृपा करके बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत सज्जनता से रामेश्वर जी महोदय बात कर रहा हूँ, गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैंने जो विश्वास जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। रामेश्वर जी बैठिए, बैठिए, कृपया बैठिए। हेमंत जी बैठिए, हेमंत जी बैठिए, हेमंत जी बैठिए, हेमंत जी बैठिए। अपनी बात रख दी और हमारी बारी है तो सदन छोड़कर भाग गए। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, कांग्रेस के सदस्य ऐसा ही करते हैं, अपनी बात रखते थे। जब हमारी बात बोलने सभी झूठे आरोप हमारे माननीय मंत्री बोलते हो और फिर खाई है हर विषय झूठ बोल के लिए अध्यक्ष महोदय नियम प्रक्रिया में प्रावधान है। नियम प्रक्रिया के तहत आइए, मैं सबको सुनूंगा, जरूरी होगा तो अवसर भी दूंगा। अब बजट सत्र है और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वो बजट अध्यक्ष महोदय कल हमने मांग करी थी आपसे सर्वदलीय बेस की जांच है विधायक दल की, उसमें भी आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। अध्यक्ष महोदय उसमें भी व्यवस्था नहीं दी गई। इतना बड़ा घोटाला हो गया। आपसे हमने अनुरोध किया था अध्यक्ष महोदय कि सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बना के जांच कराएं, उसमें भी आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मुझे अनुमति देंगे? अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे पक्ष और विपक्ष के लोग सदन की जो मान्य परंपरा की व्यवस्था आपने दी है उसका पालन सबको करना चाहिए। कल सबकी इच्छा थी कि चर्चा करें, विस्तार से चर्चा हुई। सदन के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 घंटे तक सदन में चर्चा हो, ध्यानाकर्षण दिल खोल करके बात हो। अब उस विषय को इस ढंग से लेना, मैं समझता हूं कि सदन का समय भी जाया करना है और ये बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान भटकाने का प्रयास भी है। मैं उम्मीद करता हूं आप कोई नहीं बोलेगा। अब आप कृपया व्यवस्था दें ताकि बजट प्रस्तुत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि
इतना बड़ा विषय था तो आपको रहना था। मेरा आपसे निवेदन है, रही बात ठीक है, ये प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी आपकी व्यवस्था, सभी मंत्री लेकिन उपस्थित थे। सारी बात मेरा आपसे ये है कि कल हमने दोबारा बात करना इस व्यवस्था का माननीय अध्यक्ष सर्वदलीय हमने जांच की बात करी कमेटी की, उस पर हमारा है ही। अध्यक्ष महोदय बहुत गलत है, अध्यक्ष महोदय बहुत गलत है। आपके निर्देश के बाद इस प्रकार नेता प्रतिपक्ष का खड़ा होना ये बहुत गलत है अध्यक्ष महोदय। कृपया बैठिए, अध्यक्ष महोदय ये बिल्कुल संसदीय परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय। हाथ जोड़ के अनुरोध किया था, बैठिए, आपके निर्देश के बाद पर्याप्त चर्चा इस विषय पर हो चुकी है, इसलिए आप सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं यादव जी ने आज विशेषाधिकार का नोटिस दिया, जी बजट पढ़ेंगे। सचिन यादव जी ने विशेषाधिकार का नोटिस दिया, गलत गुमराह किया गया, पूरे सदन को गलत जानकारी, मैं प्रमाण के साथ दिया। प्रतिपक्ष महोदय उसके लिए नियम है, नियम के अंतर्गत आइए अध्यक्ष महोदय। नियम में लेकिन अभी पुस्तक आपको भिजवाता हूँ, बजट को आगे बढ़ने दीजिए। व्यवस्था है उसकी। अध्यक्ष महोदय पुस्तक मैं आपको भिजवाता हूं, आप जरा नेता प्रतिपक्ष को भेंट कर दीजिए कि कम से कम नियम और प्रक्रिया से विधानसभा चलती। कभी भी उठ के खड़े हो गए और कुछ भी विषय बात करने लग गए, ये कोई तरीका अध्यक्ष महोदय? ये संसदीय मर्यादा है क्या अध्यक्ष महोदय? आप बात करें ना, आप बात करें नियम और कानून से, हम चर्चा से पीछे नहीं हटते अध्यक्ष महोदय। ऐसा बोलेंगे अपने हिसाब से, नियम है क्या बोलेंगे? चलाना पड़ेगा, बहुत सुनी है सबकी, बहुत अवसर दिया है आपने, उसके बाद आज फिर उसी से उठाने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज की सुनीता सिजू किया जा रहा है, 22/9/2021 को हुई थी, जब भाजपा सरकार थी, उन्होंने गलत पर्चा लगाया। ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस का लोगों का यही बात कही गई। बैठ जाए, अधिकार मंत्री हो, पटवारी की तरह ज्यादा बोलोगे तो जनता सुन रही। राजन जी कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में और कौन सी व्यवस्था चाहिए? बात कीजिए, आपने अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। राजन जी विपक्ष नेताजी अगली बार आपने बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। सम्मान से बात कीजिए अध्यक्ष राजन जी, हरिशंकर जी कृपया बैठ जाइए। बात कीजिए हमारे रामेश्वर जी, मुख्यमंत्री जी आप सिर्फ जगदीश देवड़ा जी जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड में आएगा। मान सम्मान की माननीय बात देवड़ा कीजिए जी, यहाँ अगर ये पर। सही रहे तो उनको वापस बना दे मंत्री। नेताजी जरा हमारे फैसले लगे, इसमें गए थे, बोला करना हूँ इनके कैसा विपक्ष है भाई? माननीय तो सुनो, जो अध्यक्ष मध्य महोदय, प्रदेश की सड़कों के लिए बजट है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट है, गरीब के लिए बजट है। प्रदेश का इतना बड़ा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए, उसके बाद तो बैठो, पहले बजट आने दीजिए, उसके बाद बजट का प्रतिक्रिया कीजिए। विपक्ष भाई सुनो, जनता के हित में बैठिए, कृपया बैठिए। जनता के हित में सुनो, हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, सबसे कृपया बैठिए। नफरत है। मुख्यमंत्री महोदय इस बात को आश्वस्त करें कि अध्यक्ष महोदय है उसके बारे में बोले। चर्चा कराएं और चर्चा कराने अनुशासनहीनता करते हैं तत्काल। अध्यक्ष महोदय ये विचलित हो रहे हैं, विचलित, ये 29 सीट से विचलित हेमंत कटारे जी, हेमंत कटारे जी, नियमों को शिथिल करके कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब इस विषय पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। जो विषय आप उठा रहे हैं उसके लिए नियम प्रक्रिया के तहत आइए, आपको बोलने का भी अवसर मिलेगा और बाकी चीजें भी होंगी। नहीं, आप प्लीज हेमंत जी प्लीज बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। देवड़ा जी, हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी, माननीय अध्यक्ष बैठिए ना। अरे ऐसा थोड़ी होता भाई। क्या बात है, कोई तुम्हारा घर आज चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, जो मांग करी थी इस्तीफा कर
प्रदेश विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर बजट से पहले भारी हंगामा विधानसभा में देखने मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात करें। अध्यक्ष अनुरोध है मुख्यमंत्री जी के सर्वदलीय कमेटी बना के विधायकों की जांच करा ले। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, इसमें क्या आपको क्या आपत्ति है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश का घोटाला है, युवाओं के साथ अन्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों को गलत जानकारी दी जा रही है। गलत जानकारी आपको सचिव यादव ने आपको दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों एवं पूर्व से चल रही योजनाओं व परियोजनाओं को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरे माध्यम से आज हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव माननीय सदस्य के सारगर्भित विमर्श व पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत है। इंदर सिंह जी, अब किसी का रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जबरदस्ती ऊर्जा व्यय मत करो, किसी का रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। देवड़ा जी, आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन व सदन में विराजित महानुभावों का श्रद्धापूर्वक नमन। विगत फरवरी माह में इस सदन ने मेरे माध्यम से हमारी सरकार के प्रस्तुत लेखानुदान को पारित किया था। यह लेखानुदान माह अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक की अवधि के आवश्यक व्ययों व पूरे से चल रही योजनाओं व परियोजनाओं को निर्बाध रखे जाने के लिए रहा है। नहीं तो हम इस्तीफे की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक कमेटी बनाई, जांच करा। माननीय आज हमारी सरकार आपको दोबारा बनाना मंत्री बना दे, लेकिन हम इस्तीफे की बात करना चाहते हैं। अगर ये सही है तो आप बना दे। अगर घोटाले में है तो आप देखें। मैं आपसे अनुरोध है। आदरणीय महोदय, प्रदेश के बजट तैयार करने की प्रक्रिया में यह भावना लगातार प्रबल रही है। आप कंटिन्यू करो। सबल भुजाओं में लक्षित है नौका भी पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सदन द्वारा पारित की गई राशि का पूर्ण उपयोग प्रदेश में विकास तथा जनता के जीवन में सहजता लाने के लिए होगा। सरकार में हम सभी न्यासी के रूप में हैं और हमें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करना होता है। जन कल्याण के उपाय भी तभी सार्थक होंगे युवाओं को न्याय दो और मुख्यधारा से पिछड़ गई युवाओं को न्याय दो, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय दो। सरकार का यह बजट प्रदेश को समग्र रूप से बनाने के हमारे इस्तीफा दो, सफल व परिणामजनक इस्तीफा दो, सदन के माध्यम युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो। जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ, इस्तीफा दो। प्रदेश के युवाओं का मामला है। शिक्षा व स्वास्थ्य, अधोसंरचनाओं का विस्तार, रोजगार, स्वरोजगार, औद्योगिक विकास आदि के साथ साथ पर्यावरण उपयुक्त जीवन शैली तथा प्रदेश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, सरोकार और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने जैसे कार्यक्रमों के लिए आर्थिक इस्तीफा दो। यह बजट समेट कर बनाया गया बजट है। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दल के संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने ग्राह्य किया है। यह संकल्प पत्र हमारी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में निरंतर बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 के प्रदेश के बजट को तैयार करने में नवाचार करते हुए आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विषय विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए थे। हमने इस परंपरा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को तैयार करने में भी कायम रखा है। आम जनता से प्राप्त 3000 से अधिक सुझावों में से महत्वपूर्ण सुझावों को बजट तैयार करते समय गंभीरतापूर्वक विचार में लिया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं।
मैं प्रदेश की जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व व रणनीति के परिणाम स्वरूप प्रदेश की संपूर्ण संसदीय सीटों पर हमारे दल के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। मैं देश और प्रदेश की जनता का भी उनके सूझबूझ के निर्णय के लिए अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण हमारे दल को देश और प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर मिला। तत्काल इन पे कार्रवाई होना चाहिए। पूरे सदन के हमारे विधायक दल की तरफ वैश्विक स्तर पर आर्थिक अवस्था के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, माननीय मुख्यमंत्री कि आप अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 14 जून 2024 जांच कराना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ व जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में वार्षिक बजट के आकार को दोगुना किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष से मेरा आग्रह है कि मर्यादा का पालन करें। ये बजट सत्र है, बजट को सुने, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दें। बजट की बजट सत्र को बाधित करना ठीक नहीं से अधिक है। वृद्धि मैं माननीय सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहूंगा अपने आसन को ग्रहण करें। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भाव पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,563 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जनवरी 24 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण, भौतिक अधोसंरचना का निर्माण एवं संधारण आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार की आभारी है, जिनकी प्रगतिशील नीतियों के कारण पूरे देश में अधोसंरचना विकास के लिए बृहद स्तर पर निवेश हो रहा है। प्रदेश में किए जा रहे पूंजीगत निवेश से प्रदेश की सड़कों और पुलों का जाल बिछाने न केवल यातायात सुगम हुआ, बल्कि सिंचाई, पर्यटन, रोजगार, औद्योगिक आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा, नई गति, नई ताकत, नई दिशा मिली है। पूंजीगत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने में प्रदेश सफल रहा है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश को वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से रुपये 8,808 करोड़ की राशि प्राप्त होनी थी, परंतु हमारे कर्मनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से परिणाम स्वरूप रुपये 3,829 करोड़ अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में इस योजना में वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से रुपये 15,000 करोड़ प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय रुपये 60,689 करोड़ हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में लगभग 29% अधिक है। महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि राज्य शासन एक वित्तीय वर्ष में अब तक सर्वाधिक पूंजीगत व्यय, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। सड़क एवं पुल वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा 4,708 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 123 किलो का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के चिन्हित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने की दिशा में 116 रेलवे और ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई प्रगतिरत है। प्रदेश में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को और अधिक गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय के लिए लोक निर्माण विभाग बनाया गया है। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पर, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पर, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस वे, 450 किलोमीटर का निर्माण विकास पर, 320 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ, 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है। इन मार्गों के दोनों इससे रोजगार व स्वरोजगार
अवसर उपलब्ध होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के युवाओं की बात है, युवाओं को नहीं चाहते प्रदेश के। मैं आपसे अनुरोध करना है, युवाओं की तरफ देखें। हजारों युवा जिनसे अवैध वसूली की गई, उनके बारे में सोचे। आप प्रमुख है प्रदेश के, आपको न्याय करना चाहिए माननीय युवाओं के साथ प्रदेश के। यह अन्याय होगा, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, निष्पक्ष रूप से युवाओं की बात करना चाह रहा हूँ। 19,378 किलोमीटर लंबाई की 8,410 सड़कों से बारामासी मार्ग से जोड़ा जा चुका है। सड़क एवं पुल के निर्माण अनुसंधान के लिए 2024-25 में लगभग रुपये 10,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जन्म दिया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराया जाए। योजना प्रारंभ के वर्ष 2019 की स्थिति में 13,53,151 घरेलू नल कनेक्शन की संख्या बढ़कर अब 70,86,293 हो गई। लोक स्वास्थ्य मंत्री के लिए वर्ष 2025 कमेटी सदन को पुनः कराते हुए खुशी है कि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री चुप को बैठे। क्या प्रदेश के युवाओं को नहीं जानते, प्रदेश के युवाओं की भावना नहीं जानते। विद्युत का प्रदाय किया जा रहा है। दिनांक 26 जनवरी 2024 से प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 17,614 मेगावाट शिफ्ट की मांग पूर्ति की गई। वर्ष 2024-25 में अमरकंटक एवं सतपुरा ताप विद्युत ग्राम में 660 मेगावाट की नई विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य, 603 सर्किट किलोमीटर फोर पारेषण लाइनों एवं 2,908 MVA क्षमता के अति उच्च दाब उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा स्थापना क्षमता की दृष्टि से अग्रवर्ती प्राप्त की है। मैंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के नीमच जिले में 500 मेगावाट, आगर जिले में 550 मेगावाट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास अवगत कराते हुए खुशी है कि आगर जिले की 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना से उत्पादन शुरू हो गया है। ओकारेश्वर में नर्मदा नदी पर उनकी भावना देखें, उनके बारे में 100 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क स्थापित हो गया है। संबल क्षेत्र में 1,400 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की जा रही है, जिसके एक अंश को ऊर्जा भंडारण सहित हाइब्रिड परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 19,406 करोड़ का प्रावधान है, जबकि वर्ष 2024 में रुपये 1,046 करोड़ अधिक है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को साथ रखेंगे, घोटाला इसके कीचड़ आप तक आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। विश्वास सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधा के साथ जल के इष्टतम उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल को वर्ष 2025-26 तक 63 लाख हेक्टेयर एवं वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सदन में गलत जानकारी दी जाएगी। क्षमता निर्मित हो गई है। क्षेत्र लक्ष्य की पूर्ति विभिन्न सिंचाई परियोजना निर्माण सदन में गलत जानकारी दी जा रही। सदन गुमराह किया विश्वास सारंग ने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद माध्यम फ्लैश सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 48 लाख एकड़ सिंचाई की क्षमता निर्मित होगी। इसी प्रणाली का उपयोग कर पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के अतिशय जल से अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विकसित करने की दिशा में अग्रसर है।
आपको मैं कहना चाहूंगा, ट्रेन बेतवा लिंक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ बुंदेलखंड क्षेत्र के संचारी मंत्रियों को अपने इसमें क्यों रखना चाहते हैं? पूर्ण होने पर प्रदेश के 10 जिलों में 1,900 ग्रामों के 11,000 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई योजना के साथ साथ 41 की आबादी पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ MOU पर पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के निर्माण की संविधानिक सहमति बनाई है। इस परियोजना के से प्रदेश में 10 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित होगी तथा पेयजल एवं उद्योग के लिए भी जल उपलब्ध होगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित 18 नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। नर्मदा घाटी की समस्त सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लगभग 28,41,111 हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और निस्तारण के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 13,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सिंचाई सुविधा बढ़ाने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों में लहलहाती फसल किसानों की आशाओं का मूल होती है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादकता की मात्रा कम करने, योग्य भाव दिलाने, कृषि आधारित जोखिमों को कम करने तथा नुकसान की भरपाई करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसान परिवार अपने परिश्रम से देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। उनके इस समर्पण के प्रति हमारी सरकार पूरी संवेदना सम्मान रखती है। कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान है हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान है हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि पूरे देश में हमारा प्रदेश दलहन उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के किसानों के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप खरीफ 2023 में प्रदेश का कुल उत्पादन 300 लाख मीट्रिक टन रहा और रबी वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन 350 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। भ्रष्टाचार बंद करो। श्री अन्न उत्पादन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन गठित किया है। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्न के युवाओं को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो, कोदो कुटकी पर की अतिरिक्त राशि दी अन्य अनुसंधान के लिए गुणवत्ता के परीक्षण एवं सुधार के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संगठन उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने का नवाचार किया जा रहा है। इससे एक और जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इन प्रयोगशालाओं से कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। इस योजना में विगत वर्ष में ये बजट प्रावधान में 5 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 में 50 करोड़ का प्रावधान। 4 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ रही महिलाओं को। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के क्रम में जिला उज्जैन में चना तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 हेक्टेयर तक के भूमिधारकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत पंप उपयोग पर निःशुल्क विद्युत आपूर्ति तथा अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हार्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2024-25 में रुपये 11,063 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार द्वारा वर्ष में 6,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से रुपये 6,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार दोनों योजनाओं के से प्रति वर्ष प्रति किसान रुपये 12,000 की सम्मान निधि लगभग 82 लाख किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में रुपये 4,900 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
उन घोटालों के अंदर जाएगा। कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूं उपार्जन पर रुपये 125 प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस योजना में राशि का रुपये 1,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री अंतर्गत खरीद 2023 में 60,000 की रबी एवं रबी 2023-24 में 96,000 कृषि बीमित है। 2024 में इस योजना के अंतर्गत रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर विविध कृत फसलों की बाजार आधारित खरीदी सुनिश्चित कराने तथा जलवायु आधारित अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 24-25 के बजट में रुपये 20 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। कई लोग बेगलाक की भर्ती के लिए किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल बीमा योजना कराए जाने के उद्देश्य से बजट में रुपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को कम करने के लिए पर्यावरण पुनर्स्थापना जैसे लाभों के अलावा किसानों की आय बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह पद्धति मिट्टी की जैव विविधता में सुधार करने में मदद करती है। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन एवं विस्तार के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 5 करोड़ 37 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब तक लगभग 89 हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं में वर्ष 2024-25 के लिए राशि रुपये 520 करोड़ का प्रावधान। सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने हेतु हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 23-24 में किसानों को रुपये 19,946 करोड़ का फसल ऋण भी वितरण किया गया है, जो कि वर्ष 22-23 की तुलना में रुपये 1,490 करोड़ अधिक है। वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ फसल ऋण वितरण का लक्ष्य है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धकों के विकास एवं संरक्षण के लिए हमारी सरकार सदैव कृत संकल्पित रही है। पशुपालकों एवं गौ संवर्धन से संबंधित योजनाओं में पिछले वर्ष के बजट प्रावधान रुपये 335 करोड़ की तुलना में 2024-25 में 76% वृद्धि करते हुए 590 प्रदेश में नई 2023 से प्रारंभ 406 पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा अब तक 5,46,000 से अधिक पशुओं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चलित पशु कल्याण सेवा योजना में रुपये 82 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नवीन योजना मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर दूध उपार्जन दर के अतिरिक्त प्रति लीटर के मान से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कुल 2,190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौ वंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि प्रति गौ वंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना करके 40 किया जा रहा है। इस योजना में लगभग 3 गुना वृद्धि करते हुए 2024-25 के बजट में रुपये 250 का प्रावधान 2024-25 में गौवंश रक्षा के रूप में भी मनाया जा रहा है। कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उद्यानिकी सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन जैसी इकाइयों की स्थापना हेतु हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, जिससे सम्मानजनक जीविकोपार्जन के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के में खाद्य प्रसंस्करण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण
इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। सामान्यतः उद्योगों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता की तुलना में इन इकाइयों को 1.5 गुना पूंजीगत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 100% तथा विद्युत टैरिफ में ₹1 प्रति यूनिट की छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध 4,42,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 4,40,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत लाया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 3,82,000 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन तथा लगभग 215 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सिवनी जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का प्रथम पुरस्कार तथा बालाघाट जिले की सरस्वती मछुआरा सहकारी समिति को मछुआरा सहकारी समिति की श्रेणी में वित्तीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में ₹66,000 का प्रावधान जो गत वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन, स्वास्थ्य मानव जीवन की पूर्ति, हमारी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश को निरंतर बढ़ा रही है। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मापदंडों को लागू करेगी। सदन को अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन मापदंडों के पालन की दिशा में हमारी सरकार ने 46,000 से अधिक नवीन पदों का सृजन किया है। जगदीश भाई, 46,005 व्यापक पहुंच हो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधा को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में वर्ष 2003 में मात्र 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित थे। हमारी सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंतो नीमच एवं सिवनी में संचालित हो जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने की क्या बात है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माइक बंद किए प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में 2,275 है स्नातक स्तर की सीट तथा 1,262 स्नातकोत्तर स्तर की सीट उपलब्ध है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय में संचालन के उपलब्ध इन सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तथा नवीन सीटों की संख्या स्नातक स्तर पर 3,000 से स्नातकोत्तर स्तर पर 1,560 हो जाएगी। हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का दायरा और अधिक विस्तृत किया है। इस योजना अंतर्गत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों के 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान हितग्राहियों के लिए नवीन बेनिफिट पैकेज 2022 लागू किया गया है। इसमें पूर्व की 1,770 चिकित्सा प्रक्रियाओं को विस्तारित करते हुए अब 1,952 प्रक्रियाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में अब 1,000 से भी अधिक चिकित्सालयों को योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है। इस योजना हेतु कुल राशि ₹1,381 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो 45% अधिक है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की तथा हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। धन्यवाद सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार दौरान हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मान सौंपकर घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा को प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 23-24 में 1 करोड़ 37 लाख जनसंख्या का आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। प्रदेश में बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सा प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में
800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़ प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। क्या बात है, छा गई मोहन सरकार। महिला एवं बाल विकास, किसी भी परिवार समाज प्रदेश के प्रभावशाली व सर्वांगीण सरकार के अंदर 10 से जारी मंत्री बैठे हैं, विश्वास सारंग। उपाय नहीं है। हमारी सरकार द्वारा कन्या रत्न की पहली किलकिरी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री